मुद्दा आज का में बात होगी हिमाचल चुनाव की। हिमाचल में चरम पर है सियासी संग्राम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस पर वार किया है। तो वही राहुल ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर पलटवार किया है। हम हिमाचल के रण पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ करके भाग गई। घनश्याम शर्मा पीएम के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हिमाचल में अपनी जीत को लेकर कितनी भरोसे से भरी है। हिमाचल में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं पीएम मोदी, निशाने पर है कांग्रेस। विरोधियों पर तंज कस रहे हैं पीएम मोदी। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा जादूगर था, वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस के 15 पैसा कर देता था। सौ में से 85 पैसे किसकी जेब में जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये बयान, उनके चाटुकदार तालियां बजा करके वाह वाह राजीव जी ने कैसा कहा। अरे भाई, आप ये खुद का चरित्र दिखा रहे थे कि क्या कुछ और कर रहे थे? जीएसटी का मुद्दा हो या फिर नोटबंदी का, हर रैली में नरेंद्र मोदी दोनों नीतियों का बचाव कर रहे हैं। ये नोटबंदी हम न करते, ये पैसे आते कहां से हैं, जाते कहां हैं, उसकी पूंछ नहीं पकड़ते, तो कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे किस रास्ते से आते हैं वो कभी पता नहीं चलता। जब तक कांग्रेस पर वार करने के लिए नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर वार किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट किया। राहुल ने कहा है, महंगी गैस, महंगा राशन, बंद करो खोखला भाषण, दाम बांधो काम दो वरना खाली करो सिंहासन। वैसे हिमाचल में परंपरा हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाने की है। क्या होगा हिमाचल में, परंपरा टूटेगी या जारी रहेगी? एक तरफ कांग्रेस है जो परंपरा को तोड़ देना चाहती है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी राज्य में बदलाव के लिए जमकर पसीना बहा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास पैनल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों के जानकार मनोज गिरोला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में आदिल सिंह बोपारिया हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, और कुछ देर के बाद गोपाल अग्रवाल जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन है, वो भी जुड़ेंगे। एनके सिंह सर, मैं आपके पास पहले आऊंगी। जो ट्वीट है उसके साथ शुरुआत करते हैं। महंगी गैस, महंगा राशन, बंद करो खोखला भाषण। ये ट्वीट राहुल गांधी का है। उसमें आगे उन्होंने ट्वीट किया कि दाम बांधो काम दो वरना खाली करो सिंहासन। आपने नरेंद्र मोदी ने जो अपने बयान के साथ शुरुआत की भाषण की उसको भी सुना है। ये मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है, लबरेज है, पूरी तरह से आत्मविश्वास से बीजेपी, लेकिन क्या धरातल पर तस्वीर यही है जो बयानों में नजर आती है? एनके सिंह सर। नहीं, देखिए, एक बात तो साफ है कि हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा रही, जैसा वॉइस ओवर में आपने दिखाया कि वहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है जी। तो एक बात साफ है। और ये गवर्नमेंट क्यों चेंज होती है? हर गवर्नमेंट पे कोई ना कोई तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पे, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर था, उस पे करप्शन के आरोप लगे। वो उस समय बीजेपी हो तो बदला गया, कांग्रेस आई उस पे बदला गया। तो करप्शन एक इशू है जिसको कि, और बहुत सही मोदी जी ने उस पर काफ़ी फोकस किया कि करप्शन, और राजीव गांधी से लिया, तो ये अपील करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कांग्रेस में वहां अंदर कलह बहुत ज्यादा है, इनफाइट बहुत ज्यादा है, जिसको राजीव गांधी को आज से 4 महीने पहले कंटेन करना चाहिए था, लेकिन अभी तक टिकट बंटवारे तक वो इनफाइट चलती रही। तो ये 2 वीक पॉइंट है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कांग्रेस का है वो ये बिल्कुल जाहिर बात है कि जॉब, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, जॉब की बात बिल्कुल सही है कि वहां पे हिमाचल प्रदेश में भी जॉब नहीं है, वैसे ही जैसे कंट्री में जॉब काफ़ी कम हुआ है। और दूसरा ये हुआ है कि जो महंगाई अचानक आप देख रहे हैं, सब्जियों के दाम आप देख रहे हैं, टमाटर, आपको याद होगा कि दिल्ली में प्याज के बढ़ने से गवर्नमेंट गिर गई थी।
तो अचानक टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो कॉमन आदमी खाता है, सामान्य वर्ग खाता है, उसके दाम बढ़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नतीजा यह है कि राजीव गांधी ने सही टारगेट किया है। कितना कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि कन्विंस कर रहे हैं, इधर हाल के दौर में राहुल गांधी काफी एक्टिव हुए हैं, कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गैप है दोनों के बीच में, आमतौर पे 4% का गैप हिमाचल प्रदेश में होता है। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि चूंकि परंपरा रही है वहां पे करप्शन को लेके, संजीदा रहा है वहां का वोटर, तो ये मुमकिन है कि जो मोदी फोकस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो और उसी पे वो बैक कर रहे हैं। और कांग्रेस का जो इन फाइट है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। तो हम ये मान सकते हैं कि एज बीजेपी को जरूर है। गोपाल अग्रवाल साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आपको जो घेरा जा रहा है वो बेरोजगारी पर घेरा जा रहा है, महंगाई पर घेरा जा रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं शायद कोई भी सरकार इससे बच नहीं पाई है। नोटबंदी, जीएसटी के मुद्दे पर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो वादा लोकसभा चुनाव में किया गया था 1 करोड़ नौकरियों का, उसका हुआ क्या? नहीं, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो वादे किए थे, मोदी सरकार ने, वो पूरी तरह से उस रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक एक रोज़गार का सवाल है, रोज़गार मतलब सरकारी नौकरियाँ केवल नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियाँ नहीं होती, स्वरोजगार के ऊपर मोदी सरकार, हमारी सरकार का बहुत अधिक जोर है। चाहे स्टैंड अप देख लीजिए, स्टार्टअप देख लीजिए, मुद्रा लोन के अंतर्गत ही लगभग 9। सर, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो असंगठित क्षेत्र था, वहां से लोगों की नौकरियां गई हैं। सरकार का रोजगार की एक समस्या है, मानते हैं इस देश में 10 लाख नए सर्विस चाहने वाले युवा वर्ग ज्वाइन करते हैं हर रोज लेबर फोर्स में, तो इतना बड़ा रोजगार जनरेट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। 125 करोड़ जनसंख्या के देश को रोजगार देना, सरकारी नौकरियां या किसी तरह नौकरियों से उसको पार पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार का फोकस है कि इसके ऊपर जाए, स्वरोजगार के ऊपर ध्यान दे। और जहाँ तक बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो अभी एक और पूरा हमारा है कि कृषि क्षेत्र में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि हम कृषि के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ था, लेकिन उनकी आय बहुत कम थी, तो उसको दुगना करके भी वहाँ भी रोजगार जनरेट करना, ऑल्टरनेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सब तरफ फोकस है। और जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था जी, सर, नौकरियां कितनी मिली हैं 3.5 साल में? जरा आंकड़ा आप बता दीजिए। अब उसको ठीक कर दिया है 3.5 साल में। सर, 1 करोड़ नौकरियां हर साल के हिसाब से कितनी नौकरियां मिली हैं? गोपाल अग्रवाल साहब बता तो दीजिए। तरफ बहुत तेजी से सरकार बढ़ रही है। बिल्कुल, आदिल सिंह बोपारिया साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं। 9 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के अंतर्गत लोन दिया गया है, स्टैंड अप स्टार्टअप के अंदर। अभी मैं आपको एक CMI का डेटा बताता हूँ कि जो कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक बहुत तेजी से रोजगार जो घटा था पीछे, वो तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से। एनके सिंह सर, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जो मुद्रा योजना की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये अनक्वांटिफाइबल है जिनको कि आप कह रहे हैं। आज तक भारत के इतिहास में 70 साल में अनक्वांटिफाइबल पे सिर्फ ये कह के कि मुद्रा से हमने 10 करोड़ को पैसे दिए हैं, उससे नौकरी जॉब क्रिएशन होता है, ये होता नहीं है। और हर साल इस देश में 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में खड़ा हो जाता है। आपने इस साल 1.5 लाख नौकरियां दी हैं, टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला लीजिए तो नतीजा ये हो रहा है कि 99-100 में एक आदमी को नौकरी मिली है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। जो 16 पैरामीटर हैं डेवलपमेंट के, उसमें से 10 पे भारत नीचे आ गया है पिछले 3 साल में, 3 पे वहीं पे है और 3 पे सिर्फ डेवलपमेंट किया है। तो क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ट्रस्ट ये है कि शायद मोदी जी ऐसा कुछ करेंगे ऐसे मौके पे, जबकि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है, लोग उससे नाराज हैं, व्यापारी वर्ग। और ये भी सही है कि नोटबंदी की वजह से पूरा का पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी बड़ा झटका लगा है। खास करके जो आप वो देख रहे हैं, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसमें छोटे उद्योग थे, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। तो एक नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है और करप्शन वाला जो है वो इस गवर्नमेंट पे भी लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस इसको बुना पा रही है? कांग्रेस से हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ आदिल सिंह बोपारिया साहब है। आदिल सिंह बोपारिया साहब, सारे मुद्दे, सारा फोकस आप लोगों का गुजरात पर है। हिमाचल में कहीं कोई चुनौती देते हुए आप लोग नजर नहीं आते, ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और नजर भी आ रहा है।
5 साल जहां आपने अभी शासन किया, वहां की स्थिति पर आप बात करने को तैयार नहीं है। वहां कितनी बेरोजगारी घटी, वहां कितनी महंगाई घटी, वहां जनता को सहूलियत कितनी हुई, इस पर आप बात नहीं कर रहे। आवाज नहीं आ रही। देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी का भाषण ही इनका शासन है और मैं रेटरिक और बयानबाजी में नहीं जाऊंगा, मैं तथ्य आपके सामने पेश करूंगा। पिछले 16 महीनों में रसोई गैस की कीमत 19 बारी बढ़ाई गई। पेट्रोल की कीमतें देखिए, आज आप और मैं 70 रुपये प्रति लीटर देते हैं पेट्रोल के लिए, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें आधी हुई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमत $50 पर बैरल है, उसके बावजूद हम 70 रुपये प्रति लीटर देते हैं। ये डाका है आम आदमी की जेबों पे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अग्रवाल साहब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बातें कर रहे थे। अभी लास्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1.2% पे आ चुका है, 5.2 से लेके 1.2 पे आ चुका है। तो आप ही लगा लीजिए कि वो सारा स्टार्टअप, स्किल अप जो इंडिया, इनके जो भाषण हैं वो चौपट हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो बहुत बड़े पैमाने पे जॉब क्रिएट करता है, वो आज दिवाला निकला हुआ है, ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे है। और मोदी जी ने आज भ्रष्टाचार की बात की। मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं, वो कौन सा जादू था जय अमित भाई शाह के पास, जहां 50,000 80 करोड़ रुपए बन जाते हैं। वो जादू देश के साथ आप शेयर करिए, हिमाचल की जनता के साथ शेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास भूल जाता है कि इनके ही अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, जो कैमरा पे पैसे पकड़ते। मनोज गिरोला साहब हमारे साथ हैं, आर्थिक मामले के जानकार हैं। गिरोला साहब, जो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जरूरी चीजों के दामों में उसको लेकर जो है इजाफा हो रहा है, जो सिस्टम का मैकेनिज्म है, बतौर इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप मेरे साथ मौजूद हैं, उसमें कहां पर लूप होल है, कहां पर कमी है? कि यहाँ पर बयान तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस मैकेनिज्म का इंप्लीमेंटेशन होता नजर नहीं आता है। गिरोला साहब जी, देखिए ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी की जो हालत खराब हुई है, ये यूपीए के टाइम से ही शुरू हो गई थी। किसी भी इकोनॉमी को चलाने में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, उसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होता है। यूपीए टाइम में भ्रष्टाचार इतना बड़ा एक इशू बन गया था और इतने नेगेटिव सेंटीमेंट्स हो गए थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया था। और अनफॉर्चुनेटली इस सरकार के 3 साल में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाया। दूसरा ये था कि जो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनके थ्रू आ सकता था, वो इन्वेस्टमेंट भी वो वाला इन्वेस्टमेंट भी आज की डेट में सामने नहीं, वो उन सेक्टर्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि हमारी इकनॉमी जो चल रही थी, इकनॉमिक साइकिल, उस साइकिल में एक बहुत बड़ी चोट पड़ी। और जो नोटबंदी और जीएसटी के कारण भी अपना जो इनका रोल था, वो रोल सामने आया। और इस कारण जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 85% कम हो गया। लेकिन जिस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जो सरकार है, जब वो लोगों के सामने जाती है तो कई बारी मैसेज जो कन्वे होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नोटबंदी का इशू देखें, यूपी इलेक्शन से पहले नोटबंदी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूपी के लोगों पे पड़ा। यूपी की जो पर कैपिटा इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है वो है 63,000 रुपीज़, जबकि हिमाचल की उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो यूपी का आदमी जो मजदूरी करता है वो बाहर मजदूरी करता है। फर्क आप देखते हैं, जब यूपी के इलेक्शन हुए थे तब नोटबंदी के पूरे असर हमारे सामने नहीं आए थे। अब वो वक्त काफी सारा बीत चुका है। इंडस्ट्री पर असर क्या पड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर असर क्या पड़ा, नौकरियां मिली या चली गई, काला धन वापस आया या नहीं आया, ये अब सब साफ हो चुका है। अब असर ज्यादा होगा? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। यूपी का जब इलेक्शन हुआ था, यूपी की इलेक्शन से पहले ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो छोटी मोटी कंपनियां थे, उनमें नोटबंदी का असर पूरी तरह से आ चुका था। बिल्कुल। और कई सारे यूपी के मजदूर जो बाहर काम करते थे, कंपनियां बंद होने के कारण वो वापस आ गए थे। लेकिन जो मैसेज मोदी जी ने उनको बहुत सक्सेसफुली कन्वे किया, वो ये था कि हम ये सब काला धन वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर रहे हैं, और इस कारण आपको थोड़ा बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। तो इस कारण जो एक बहुत बड़ा तबका, गरीब का तबका, जो आज से पहले बीजेपी के साथ नहीं था, वो बीजेपी के साथ आ गया। और इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग या जो थोड़ा मिडिल क्लास था, वो बीजेपी से अलग हट गया। लेकिन इलेक्टोरल पूरे मैथमेटिक्स में बीजेपी को कुल मिलाकर इसका फ़ायदा ही हुआ।
और आज की डेट में भी मोदी जी वही मैसेज बड़े सक्सेसफुली लोगों को दे रहे हैं। गोपाल अग्रवाल जी, आप बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन तो हैं और आर्थिक मामलों के भी अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। मैं समझना चाहूंगी आपसे, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होती हैं, उसमें चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, उस पर बचाव की नीति साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन महंगाई पर जो आपका घेराव हो रहा है, जारी है जो लगातार, उस पर आपका काउंटर खुलकर सामने क्यों नहीं आता है? 100 रुपए हो गया है। गोपाल अग्रवाल जी, नहीं देखिए, अमित शाह जी ने अभी पूरी तरह अमित शाह जी ने अभी एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि गुजरात में किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। लगभग 21 लाख टन जो था वो 95 में, वो अब 1.165 लाख करोड़ का मैट्रिक टन का प्रोडक्शन बढ़ा है। ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स में भी काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। दूसरी बात क्या थी कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास अभी तक जो चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था। बहुत बड़ा समाज का एक हिस्सा था जो आर्थिक विकास से वह पूरी तरह से दूर था, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, और जो आर्थिक विकास का फ़ायदा कुछ एक लिमिटेड लोगों के पास पहुंच रहा था। और इसकी कई रिपोर्ट्स है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज़्म है हमारे यहाँ आर्थिक विकास का, उसको मोदी सरकार ने बहुत फोकस तरीके से ठीक किया है। आज आप देखिए हमारे यहाँ पे 97% जनसंख्या जो है वह, उसका जो टोटल वेल्थ है वह $10,000 से भी कम है। तो और लीकेजेस देखिए डिलीवरी स्कीम्स में, तो ये जो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, आपने लीकेज की बात की, इस पर आदिल सिंह से जवाब ले लेते हैं। आदिल सिंह साहब, जो बात प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी कही कि 1 रुपया चलता था तो 1 रुपया पहुंचता नहीं था गरीब के पास, आज हमने वो मैकेनिज्म तैयार किया, भले वो मैकेनिज्म आधार से लिंक करने वाला या यूपीए वाला, लेकिन उससे 1 रुपया जो चलता है वो 100 पैसा गरीब की जेब में पहुंचता है। यहां हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। देखिए, आज विशाल जी देश जानना चाहता है कि जय अमित भाई शाह और शौर्या दोवल के तो अच्छे दिन आ गए हैं, देश के अच्छे दिन कब आएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सुखराम जो कन्विक्टेड हैं करप्शन केस में, भ्रष्टाचार में, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। मैं गोपाल जी से पूछना चाहता हूँ, अब वो साफ हो गए हैं? अब उनके करप्शन चार्जेस कहाँ गए? मुकुल रॉय जो टीएमसी के लीडर हैं, उन पे मोदी जी ने उन पे आप आरोप लगाए थे चिट फंड स्कैम में, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, वो साफ हो गए हैं। नारायण राणे जिस पे इन्होंने आरोप लगाए थे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो साफ हो गए हैं। उन्होंने हिमाचल तो ये भारतीय जनता पार्टी ये दोगलापन और पाखंड हमें ना बताए। तीसरी बात, मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इनका अपना एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में 2015 का कि 2015 और 16 में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। वो इनकी गलत नीतियों के कारण है। आज किसानी सेक्टर बुरी तरह उनकी कमर तोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने, व्यापारियों की कमर तोड़ दी है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से। और आपके अभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये सिचुएशन कांग्रेस के समय से बुरी आई हुई है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले 6 क्वार्टर्स में जीडीपी 9.2% से 5.7% पे आया है, पिछले 6 क्वार्टर्स में। और वो किसके कारण आया है? वो नोटबंदी और जीएसटी के कारण आया है। मोदी जी के जवाब ले लेते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, सबसे पहले तो जो सवाल आदिल सिंह ने पूछा कि जो नेता दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके भ्रष्टाचार के दाग धुल कैसे जाते हैं, और फिर बात जीडीपी की। नहीं, कोई भूल नहीं जाते। भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से सख्त कदम उठा रही है सरकार। 2,24,000 शेल कंपनियों के थ्रू जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क था, आपने लिया है अग्रवाल साहब। पूरे जो भ्रष्टाचार का जो सुखराम के बारे में बताइए आप। उसकी कमर तोड़ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, अमित शाह जी ने उन्हें स्वीकार किया है। साल से जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट सुखराम के बारे में बता दीजिए आप। था, लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से जयंती टैक्स को भूले नहीं है लोग। मैंने आपसे एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है, क्या सुखराम अब साफ हो गए हैं? उनके कन्विक्शन कहाँ गई करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे? मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, बिल्कुल सुखराम को आपने लिया है? बिल्कुल भी नहीं। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर जो भी सजा याफ्ता है,
वीरभद्र सिंह को आप देख लीजिए कितना पूरी तरह से तो ये तो कनेक्टेड है सुखराम के उसकी अमित शाह जी ने इन्हें खुले हाथों से स्वीकार किया है। को देख लीजिए उनके जो और यह 100 करोड़ का उन्होंने अमित शाह जी के ऊपर ये जो झूठा अजय शाह के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया है, उन्होंने जो न्यूज चैनल वायर के ऊपर उसके ऊपर जो पूरा केस किया है। आप जवाब नहीं दे रहे अगर ठीक है गोपाल जी, आदिल जी, मैं अंत में बहुत कम समय एनके सिंह साहब से चाहूंगा। एनके सिंह साहब, ये हर चुनाव का रहा है, लोग पार्टी अलग अलग पार्टियों से बीजेपी में शामिल होते हैं, जनता को क्या नजर आता है? वो भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया या पार्टी में शामिल हो गए उसके बाद मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? देखिए, इसका जो परसेप्शन जनता में बनता है वो इस तरह के सटल मैसेजेस धीरे धीरे जाते हैं और फिर अपना ओपिनियन कांग्रेस भुना नहीं पाती, लेकिन नहीं, वही मुश्किल है कि कांग्रेस में वो ड्राइव होना चाहिए कि वो एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह वर्क करे। बिल्कुल सही है कि सुखराम को आप लाए हैं तो आप करप्शन पे बोलने के हकदार नहीं है, क्योंकि हर बार ये सवाल उठेगा कि भाई सुखराम कौन सी गंगा में धुलने के बाद युधिष्ठिर बन जाता है? बीजेपी की कौन सी गंगा है जिसमें सुखराम आता है तो युधिष्ठिर बन जाता है, जो कि कन्विक्टेड है? लिहाजा ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा और इसको आपको जवाब देना पड़ेगा।